नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। ऑप्शन देखते हैं। ए 32 बिट, बी 64 बिट, सी 128 बिट और डी 256 बिट। तो इसका सही आंसर है सी 128 बिट। IPv6 एड्रेस में 32 बिट की बजाय 128 बिट्स होते हैं और इसमें से एक स्कोप फील्ड शामिल होता है जो एड्रेस के लिए उपयुक्त एप्लीकेशन के प्रकार की पहचान करता है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस होता है, तो आपने देखा होगा कि जो आईपी एड्रेस होता है कई बार तो न्यूमेरिकल नंबर में होता है, लेकिन यदि हम IPv6 प्रोटोकॉल की बात करें तो हमें उसमें अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स दिखते हैं। तो जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं IPv6 में वो 128 बिट के होते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। IPv6 प्रसारण एड्रेस का समर्थन नहीं करता है, बल्कि प्रसारण के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त IPv6 एक नए प्रकार के एड्रेस को परिभाषित करता है जिसे एनीकास्ट कहा जाता है। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा कि IPv6 क्या करता है, एक नए प्रकार के एड्रेस को परिभाषित करता है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे एनीकास्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। ए सोशल नेटवर्किंग, बी सोशल लक्ष्यीकरण, सी सहयोगात्मक प्रकाशन और डी सहयोगात्मक फिल्टरिंग। तो इसका सही आंसर है डी सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अब इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यह था कि जैसे कोई भी एक सोशल नेटवर्किंग का यूज कर रहा है उपयोगकर्ता, ठीक है, फिर जब वह यूज करता है तो कई सारी लिंक्स होती हैं, उन पे क्लिक किया जाता है। जब उन पे वह क्लिक करता है तो उसकी पसंद और नापसंद के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली जाती है। जानकारी एकत्रित जो की जाती है उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट कंटेंट या फिर जो भी अन्य लिंक्स होती हैं उसी के जैसी सेम लिंक्स दिखाई जाती हैं। तो क्या होता है, एक स्वचालित पूर्वानुमान बनाया जाता है। इसी स्वचालित पूर्वानुमान को बनाने के लिए सहयोगात्मक फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में अगर समझें कि यदि मान लीजिए आप कोई एक रील्स देख रहे हैं, तो आप जिस प्रकार की रील्स ज़्यादा देखेंगे, आपको जो सिस्टम होगा, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे होंगे, वो आपको ज़्यादातर वैसी ही रील्स सजेस्ट करेगा। ठीक, जैसे या फिर आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो जिन जिन लिंकों के माध्यम से आप शॉर्ट्स पे पहुंच रहे हैं तो उनका कंटेंट एक इकट्ठा होता जाता है और आपको सजेशन के रूप में उसी प्रकार की शॉर्ट्स सजेस्ट होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है बी नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में नागालैंड की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी रही है, वह माइनस में 0.58% रही है। जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय रहा है जिसकी दशकीय वृद्धि कितनी रही है, 27.95%। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दादर नागर हवेली तथा लक्षद्वीप 6.30 है। और संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 है। तो जनगणना से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जनगणना को बार बार पढ़िएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सुबह आप यदि जनगणना पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन के गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। आपको MP और इंडिया दोनों की जनगणना पढ़ना है और सुबह पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम वाले दिन यदि सुबह रिवाइज करके जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? ए नेफ्ता, बी जिप्सम, सी सल्फर और डी कास्टिक सोडा। तो इसका सही आंसर है डी कास्टिक सोडा। अब यहाँ पर उन्होंने उर्वरक उद्योग की बात की थी।
उर्वरक उद्योग में आप सभी को कंटेंट ज्यादातर पता ही होगा कि कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं। ठीक, तो कास्टिक सोडा उर्वरक में तो यूज नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर था कास्टिक सोडा। अब व्याख्या को एक बार देख लेते हैं हम। कास्टिक सोडा का उपयोग उर्वरक उद्योग के कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर नैप्था, कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम, सल्फर आदि का इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक उद्योग निवेश और उत्पादों के मूल्य की दृष्टि से लौह इस्पात के बाद देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर कुछ पर्वत शिखर दिए हुए हैं और महाद्वीपों के नाम दिए हुए हैं, तो हमको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहां पर पर्वत शिखर उस महाद्वीप में नहीं पाया जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, किलिमंजारो अफ्रीका, सही है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, सही है। एल्ब्रुस एशिया में पाया जाता है, यह गलत है। और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, यह सही है। तो जो एल्ब्रुस पर्वत है वह एशिया में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। अब व्याख्या देखते हैं। एल्ब्रुस पर्वत शिखर यूरोपीय महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है जो काकेशस पर्वत श्रेणी में स्थित है। काकेशस पर्वत काला सागर एवं कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है। यह एक नवीन वलित पर्वत है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय का भाग है। तो आप जब ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हर बार एमपीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आते हैं और वह ज्यादातर पर्वतों से और ज्वालामुखी से होते हैं। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आप खुद भी बना के देखकर उनको सॉल्व कीजिएगा कि यदि कोई पर्वत शिखर आता है तो लिंक कर लीजिए कि वह किस देश में है और किस महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से एक जोड़ी के रूप में उन्होंने पूछा है और यहाँ पे दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची में आर्थिक क्रिया या कृषि प्रदेश के बारे में बताया है और दूसरी सूची में देश का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्थिक क्रियाओं को देखते हैं। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागानी कृषि और वाणिज्यिक फल उत्पादन। और देश देखते हैं अर्जेंटीना, फ्रांस, डेनमार्क और मलेशिया। अब यहाँ पे हम दुग्ध उत्पादन को देखेंगे तो सही आंसर है इसका डेनमार्क। तो पहले क्या हो जाएगा हमारा 3। उसके बाद वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, तो वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कहाँ पर होता है, वह होता है अर्जेंटीना में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। वाणिज्यिक बागानी कृषि कहाँ पर होती है, तो वाणिज्यिक बागानी कृषि आपकी होती है मलेशिया में, तो 4। और वाणिज्यिक फल उत्पादन होता है आपका फ्रांस में, तो हो जाएगा 2। तो सही आंसर इसका होना चाहिए 3142। ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 3142, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? ए उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बी बिहार एवं झारखंड, सी तमिलनाडु एवं गुजरात और डी राजस्थान एवं उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है सी तमिलनाडु एवं गुजरात। व्याख्या देखते हैं। भारत के तमिलनाडु एवं गुजरात राज्य में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। पवन ऊर्जा एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है जिसके वेग से टरबाइन को चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में पवन ऊर्जा की बहुत बड़ी क्षमता अनुमानित है, विशेषकर तटीय एवं पर्वतीय राज्यों में। तो इस क्वेश्चन को क्रैक यदि करना है आपको तो हमें पता होता है कि जो पवन ऊर्जा की संभावना है सर्वाधिक एक तो तटीय राज्यों में और दूसरा जो दक्षिण के राज्य हैं वहां पर अधिक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है उसमें तमिलनाडु दक्षिण में है और गुजरात तटीय राज्य है। तो इसको आप ऐसे देखकर क्रैक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। ए बुद्धघोष की समंत ऑप्शन देखते हैं। ए बुद्धघोष की समंत पाशादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी,
या पतंजलि का महाभाष्य? तो इसका सही आंसर है बुद्धघोष की समंतपाशादिका। व्याख्या देखते हैं। बुद्धघोष की समंतपाशादिका के अनुसार मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। अशोक इस समय उज्जैन का गवर्नर था। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज का विशिष्ट वर्णन मिलता है। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन के आदर्श और पद्धति का पता चलता है, जबकि पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास पर ये प्रकाश पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए देवल, बी अरोड, सी लोधवा और डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है बी अरोड। अब देखिए यहाँ पर जो देवल दिया हुआ है, तो जैसे कभी जब भी कभी आप ये स्थानों के नाम इस प्रकार के देखें जो कि प्री में पहले पूछे जा चुके हो, उनको आप मेंस के पर्सपेक्टिव से भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देवल को एक बार ये 3 मार्कर में पूछ चुके हैं। व्याख्या देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड थी। इस समय यहाँ रायका वंश का शासन था, जो एक हिंदू वंश था। रायका वंश के बाद चच राजवंश ने सिंध पर शासन किया। चचनामा 1216 में फारसी भाषा में लिखी गई थी, जिसमें अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। देवल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी किसकी रचना है? ए साकी मुस्तैद खां, बी हातिम खां, सी काजिम शिराजी और डी खफी खां। तो इसका सही आंसर है ए साकी मुस्तैद खां। व्याख्या देखते हैं। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर आलमगीरी साकी मुस्तैद खां की रचना है। यह पुस्तक औरंगजेब के काल में फारसी भाषा में लिखी गई थी। डॉक्टर यदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजेटियर कहा है। खफी खां ने औरंगजेब के समय गुप्त रूप में मुंतखब उल तवारीख की रचना की थी, क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के विरुद्ध था। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल का आलोचनात्मक वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर कुछ इतिहासकारों के नाम आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है डॉक्टर यदुनाथ सरकार, और भी आपको कई नाम मिलते हैं, तो उनको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब आप मेंस देंगे, देखिए प्री तो आपको देना ही है और क्वालिफाई भी करना है, लेकिन असली लड़ाई कहाँ पर होती है? मेंस में। और मेंस में नंबर कब मिलते हैं? मेंस में नंबर मिलते हैं जब आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। तो जब आप कोई भी इतिहास में आंसर लिखते हैं और उसको आप तथ्य से या किसी प्रमाण से या किसी इतिहासकार की बात से पुष्ट करते हैं, ठीक, तो उसमें प्रामाणिकता झलकती है। तो जब भी आप कोई इतिहासकारों के नाम देखें तो उनको नोट डाउन करते जाइएगा, और फिर जब आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में आपको उन्हें लिखना है कि डॉक्टर यदुनाथ सरकार के अनुसार। ठीक, तो जब आप रेफरेंस देंगे तो रिचनेस आएगी आंसर में, और रिचनेस आएगी तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही या उपानय का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? ए वस्त्र, बी आभूषण, सी आवास और डी जूता। तो इसका सही आंसर है डी जूता। व्याख्या देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानय का उल्लेख जूता के संदर्भ में मिलता है। मध्यकाल में तुर्की जूते अधिक प्रचलित थे, जो सामने से नोकदार तथा ऊपर से खुले होते थे। इनको पहनने और उतारने में अधिक सुविधा रहती थी। अमीर वर्ग के लोग अपने जूते रंगीन मखमल या जरी के बनवाते थे। मध्यम वर्गीय परिवार लाल चमड़े के जूते पहनते थे, जिन पर फूलों की आकृति बनी रहती थी। तो इस क्वेश्चन को जो बुंदेलखंड का होगा उसने जरूरी सही सॉल्व किया होगा, क्योंकि जूतों को वहां पर पनाह कहा जाता है। ठीक, तो कई बार क्षेत्र के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, और फिर इसका एक पूरा कंबाइंड वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा।
जिससे कि आपका 1 घंटे में या 2 घंटे में ये पूरा आपका एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट है। हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।